स्क्रीन विजिबल है? Recording in progress. स्क्रीन विजिबल है? So, today we are going to start a new IFRS. IFRS 15 रेवेन्यू। अभी तक मैम सबसे बड़ी बात, सिर्फ सेल्स रिकॉर्ड करने के लिए कोई IFRS की जरूरत क्यों? हमने तो 11th 12th बीकॉम हम सब जगह सीख के आए। सेल्स तो नॉर्मली जब माल बेचा, जब गुड्स सेल किए, तब हम रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे। इज इट? जब हम सर्विस दे देंगे तो हम रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे। सो लेट्स टेक एग्जांपल। मैं नेटफ्लिक्स कंपनी की ऑनर हूँ, ठीक है। आप जैसे कोई आए, उन्होंने पूरे साल भर का सब्सक्रिप्शन लिया एंड दे पेड मी $9,000, ठीक है। उन्होंने $9,000 पेड किए, ठीक है। अब नेटफ्लिक्स कंपनी वांटेड टू रिकॉर्ड दिस रेवेन्यू। अब 9,000 मैंने सर्विस दी है, उसके लिए मुझे मिल रहे हैं। पर डू यू नो, आप पूरे साल भर इसकी सर्विस लोगे, आप पेमेंट इन एडवांस करते हो। इन केस ऑफ नेटफ्लिक्स, कोई भी सब्सक्रिप्शन में आप एडवांस पे पेमेंट करते हो और उसका पूरे साल भर का यूज करते हो। क्लियर है? यस मैम। अब प्रफुल, यू टेल मी, कब नेटफ्लिक्स कंपनी को इस 9,000 का रेवेन्यू रिकॉर्ड करना चाहिए? हाँ, हम रेवेन्यू सीख रहे हैं। अब एक बात बताओ, नेटफ्लिक्स कंपनी को आपने 9,000 रुपए दिए फॉर टेकिंग देयर सर्विसेज, तो नेटफ्लिक्स कंपनी अब सेल्स ही कर रही है ना आपको। अब मैं नेटफ्लिक्स का ओनर हूँ। अब मुझे डिसाइड करना है कि ये 9,000 मैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कब रिकॉर्ड करूँ। यहाँ रिकॉर्ड करूँ, यहाँ रिकॉर्ड करूँ, यहाँ रिकॉर्ड करूँ। हाँ, तो कब? यहाँ ये 1 जनवरी का ट्रांजैक्शन है और ये दिसंबर, कब रिकॉर्ड करूंगी आपके सामने? मैम 1 जनवरी को मुझे 9,000 रुपए रिकॉर्ड कर लेने चाहिए। तनिष्का, कब रिकॉर्ड करना चाहिए? मैं अभी आपसे बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर की उम्मीद नहीं करूं, जस्ट फॉर यूर लॉजिक, यूर अंडरस्टैंडिंग, जो अपने को लगता है। आपके हिसाब से कब रिकॉर्ड करने चाहिए? हाँ, तो कभी तो करेगा कि कभी नहीं करेगा जीवन में? रिसीव तो 1 जनवरी हो गया ना, पैसा तो एडवांस में ही मिलता है। मैम 1 जनवरी को। महक, जनवरी। रीत, मैम ईयर एंड पे 31 दिसंबर को उसको 9,000 का रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, ठीक है। हर्ष, यस मैम। हाँ मैम, स्टार्टिंग में। मैम ईयर एंड पे। अब एक बात सोचो, अगर कोई रूल ना हो, कोई फिक्स पैटर्न ना हो, कोई आपको लिस्ट ऑफ आइटम्स नहीं कि आपको ऐसे रिकॉर्ड करना है, डू यू थिंक आप अलग अलग कंपनीज में अकाउंटेंट बनोगे और अपनी मर्जी से रेवेन्यू रिकॉर्ड करोगे? प्रफुल बने तो वो बिगनिंग में रिकॉर्ड करेंगे, महक बनी तो वो ईयर एंड पे, नहीं आपने बिगनिंग बोला, धीरज बनेंगे तो ईयर एंड पे रिकॉर्ड करेंगे। कंपेयर, मैंने आज ही बोला कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपेरेबल होना चाहिए। कंपेरेबल है क्या? नहीं है। सो मैम लॉजिकली देखो, कॉमन सेंस की बात, अब मैं जो कहानी बोलूंगी आपको लगेगा सही बात है यार। एक बात बताओ, जब मैंने नेटफ्लिक्स वाले ने 9,000 रुपए उसको मिले, डू यू थिंक उसने उसकी सर्विस अभी तक दी नहीं? कहाँ क्यों यार? सर्विस तो पूरे साल भर दूंगी ना उसको। आपने मुझे 9,000 रुपए बिगनिंग में दिए, मुझे तो सर्विस पूरे साल भर देनी है। आप आओ नहीं आओ, मुझे तो अपने अपने पोर्टल पे नए नए एपिसोड, सीरियल, सीरीज डालनी ही है। तो मैं तो आपको पूरे साल भर सर्विस दूंगी। पैसा कब दिया? स्टार्टिंग में। कहना इससे हमने डिफर्ड इनकम का कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा था? इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्नड, ये रिसीव्ड हो गई, अर्नड हो गई क्या? तो कहना इसे दिस इज माई लाइबिलिटी। यस मैम। और वैसे ही जैसे ही एक मंथ निकला, कहना इसे मेरी एक मंथ जितनी सर्विस दे दी मैंने, तो मैम एक मंथ जितनी सर्विस दे दी तो एक मंथ जितना रेवेन्यू तो मैं बुक कर सकता हूँ। मेरी बात समझ में आई? अब बताओ, मैंने तो आपको कुछ नहीं बताया, मैंने कोई रूल नहीं बताया, कॉमन सेंस की बात की। मैं जैसे जैसे मंथ वाइज सर्विस देता जाऊंगा, अब मैं यहाँ खड़ा हूं तो मैं 3 महीने की सर्विस दे चुका हूं, तो मैं 9,000 को डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 3 करके 3 महीने का रेवेन्यू बुक कर सकता हूँ अपनी बुक्स में। बात समझ में आई?
तो मैम कोई सेट ऑफ रूल्स तो होना चाहिए कि हाउ टू रिकॉर्ड दिस रेवेन्यू, अलग अलग अकाउंटेंट अलग अलग रूल्स करेंगे। ठीक है, समझ में आया? आपको रेलेवेंस समझ में आया कि ये आईएफआरएस क्यों इंट्रोड्यूस किया गया? नहीं तो सब अलग अलग तरीके से रेवेन्यू रिकॉर्ड करते, और कैन आई से ये तो हमारा हार्ट ऑफ द पीएनएल है। आपका पीएनएल स्टार्ट किससे होता है? और उसी में से तो खर्चे माइनस करके प्रॉफिट बचता है। तो कहना इससे जो प्रॉफिट बच रहा है वो कहीं कहीं ना कहीं रेवेन्यू का ही बचा हुआ पार्ट है। 1 लाख रुपए का रेवेन्यू लिखा और उसमें से 90,000 के खर्चे माइनस कर दिए, सो डू यू थिंक इस 1 लाख का बचा हुआ पार्ट 10,000 है जो प्रॉफिट में आ रहा है? सो कैन आई से मैम अगर हार्ट ही गलत लिखा, रेवेन्यू ही गलत लिख दिया, तो हमारे प्रॉफिट का बेस गलत हो जाएगा, और हमारे प्रॉफिट गलत आया तो हमारे डिसीजंस गलत हो जाएंगे, हमारे बहुत सारे रेशियोज गलत हो जाएंगे, और वही प्रॉफिट, घटा हुआ प्रॉफिट हमारी बैलेंस शीट में आएगा। सो आपको रेलेवेंस समझ में आ रहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है सही लिखना। ये गलत तो सब कुछ गलत, सारे रेशियो, सारे डिसीजन। आप डिसीजन लेना चाहते थे प्रॉफिट देख के, रेवेन्यू गलत लिखा, प्रॉफिट सही आएगा क्या? नहीं आएगा। तो मैम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस पे तो आईएफआरएस होना ही को बोलता है। आप आईएफआर रेवेन्यू कैसे रिकॉर्ड करोगे? आप ये 5 स्टेप फॉलो कर लो, एट द एंड ऑफ द 5 स्टेप आप रेवेन्यू रिकॉर्ड कर दोगे। क्लियर? क्या बोला उसने? आप ये 5 स्टेप फॉलो कर लो और एट द एंड ऑफ द 5 स्टेप आप क्या कर दोगे? रेवेन्यू को रिकॉर्ड कर दोगे। अब मैम 5 स्टेप क्या? तो अब हम ये 5 स्टेप की सीक्वेंस हमको याद होनी चाहिए, पर अगर हम बुक से पढ़ेंगे तो हमको रटना पड़ेगा। चलो कहानी सुन लेते हैं। किसी के घर पे कार है, कार खराब हुई, गैरेज लेके गए। अब जब उसके गैरेज के सामने कार लेके गए, तो डू यू थिंक एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया डिम्ड? कोई साइन कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, वो मुझे सर्विस देगा और मैं सर्विस लूंगा। कौन? गैरेज वाला सर्विस देगा और मैं सर्विस लूंगा। तो रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, पर एक डिम कॉन्ट्रैक्ट हो गया, आई एम द रिसीवर, ही इज द गिवर। यस मैम। फिर सेकंड क्या हुआ? वो अमाउंट बताएगा कि पहले कार की पूरी खराबी को देखेगा, कार का क्या क्या खराब है, पहले चेक करेगा। सो मैम फर्स्ट तो क्या हुआ? पहले डिम्ड, अभी सिर्फ नॉर्मल बेसिक चीजें बता रही हूँ, फिर बुक्स में से बताऊंगी कि क्या कॉन्ट्रैक्ट। तो मैम अगर हम पहले कार वाले के पास गए तो एक अनकहा सा कॉन्ट्रैक्ट है कि वो सर्विस देगा और मैं सर्विस लूंगा। ठीक है। सेकंड, कैन आई से वो देखेगा, पूरी कार को चेक करेगा कि अच्छा इसके तो सीट कवर भी खराब है, इसका विंडशील्ड भी खराब है, इसका वाटर टैंक खराब है, इसका फ्यूल टैंक खराब है, इसका इंजन खराब है, सब देखेगा पहले। तो कैन आई से वो आइडेंटिफाई करेगा उसकी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, कि उसको क्या परफॉर्म करना है। पीपल इन द क्लास, सपोज उसने आइडेंटिफाई किया कार को पेंट करना है, ब्रेक सही करना है, और क्लच प्लेट बदलना है। क्लियर? उसने पूरी कार को देखा और बोला आपकी कार में ये दिक्कत है। ठीक है, यस और नो? सो कैन आई से सेकंड स्टेप होती है अपनी ऑब्लिगेशन को फिगर आउट करना कि मुझे काम क्या करना है। अब मैम उसने आइडेंटिफाई कर ली परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, अब वो थर्ड करेगा कि यार ये सब दिक्कत है, चल 10,000 दे देना। क्या किया उसने? पहले तो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की और उस प्रॉब्लम का उसने एक प्राइस बता दिया कि 10,000 लगेंगे। उसने इंडिविजुअल बताया क्या? नहीं। सो कैन आई से उसने ट्रांजैक्शन प्राइस बताई। तो थर्ड स्टेप क्या होती है? हम किसके पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं, हम क्या है इस पूरी कहानी में, मैं कौन हूं? नहीं यार, मैं तो गिवर हूं ना, मेरी बुक्स में मेरे को रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है। तो रेवेन्यू कौन करेगा? जो सर्विस दे रहा है कि जो सर्विस ले रहा है? दे रहा है ना, तो मैं कौन हूं? सुधारने वाला, गैरेज वाला। तो मैम पहले मैंने कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि मैं सर्विस दूंगा, फिर मैंने कार को आइडेंटिफाई किया, अच्छा ये प्रॉब्लम्स है, तो मैंने क्या आइडेंटिफाई किया? अपनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को आइडेंटिफाई किया। क्लियर? फिर सेकंड थर्ड मैम मैंने उसमें सब कुछ देख लिया, ये प्रॉब्लम है, और फिर क्या डिटरमाइन किया? ट्रांजैक्शन प्राइस। क्लियर है? मैंने डिटरमाइन कर लिया कि हाँ 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 ये प्राइस है। अब सामने वाला बोल रहा है यार कि यार 10,000 क्यों लग रहे हैं यार? 10,000 क्यों लग रहे हैं? मुझे इंडिविजुअल इंडिविजुअल अमाउंट बता दो, तो होगा तो मैं पेंट नहीं कराऊंगा।
और किसी पे तो सर्विस, क्या वो बोल रहा है कि सपोज पेंट का मैं 2,000 रुपए लूंगा, ब्रेक का मैं सही करने के 4,000 रुपए लूंगी, और 4,000 मैं क्लच प्लेट को लूंगी। तो मैं बोली यार कि यार देखो यार, मार्केट में तो डिस्काउंट मिलता है ब्रेक पे, कोई 4,000 से लगता है, 1,000 का डिस्काउंट दे दो, ब्रेक का तो मैं 3,000 रुपए ही दूंगी। सो कैन आई से चौथा होता है अलोकेट द ट्रांजैक्शन प्राइस टू द रिस्पेक्टिव सर्विस। मैंने 10,000 पूरा अमाउंट बताया, फिर मैंने रिस्पेक्टिव सर्विस को अलोकेट किया कि पेंट का 2,000 है, ब्रेक का 4,000 है, और क्लच का 4,000 है। क्या किया? तो मैम अलोकेट द ट्रांजैक्शन प्राइस टू दी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। चलो वो डिस्काउंट नहीं भी ले, वो एग्री भी हो गया। सो डू यू थिंक मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जब एंट्री करूंगी तो मुझे पेंट का अलग, ब्रेक का अलग, और क्लच प्लेट का अलग रेवेन्यू रिकॉर्ड करना पड़ेगा? तो मैम फोर्थ स्टेप क्या हुई? अलोकेट द ट्रांजैक्शन प्राइस। आपने जो ट्रांजैक्शन प्राइस निकाली कितनी? 10,000। उसको अलोकेट करोगे किसको? टू दी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। बात समझ में आई? तो मैम आपको कहानी से समझ में आ गया कि पहले कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर उसमें वो आइडेंटिफाई करेगा मुझे काम क्या करना है, फिर वो उसमें क्या करेगा, एक प्राइस बता देगा, पूरे अमाउंट को बता देगा क्या इसका मैं पूरा इतना लूंगा। फिर वो उस ट्रांजैक्शन प्राइस जो 10,000 है उसको अलोकेट करेगा हर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को, इसका इतना, इसका इतना, इसका इतना। एम आई क्लियर? डन? और मैम फिर आखिरी में हम क्या करेंगे? रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे। कब रिकॉर्ड करेंगे? जब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन जो थी मेरी वो क्या हो गई हो। मतलब एक बात सोचो, हमने एक तो कैश बेसिस पे होता है कि मुझे पेमेंट मिल जाएगा उसी समय, और एक अक्रूवल बेसिस होता है, वो कार मैंने पूरी सही कर दी, मैंने उसका पेंट भी कर दिया, ब्रेक क्लच प्लेट भी सब सुधार दी, वो आया और मैंने बोला देख तेरी पूरी कार रेडी है, 10,000 रुपए दे। तो उसने बोला यार मैं 5-6 दिन बाद देता हूँ। बट डू यू थिंक मेरी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन थी कि इन तीनों सर्विस को करके देना? डू यू थिंक मैंने वो सर्विस कर दी, मेरा काम खत्म हो गया, तो मेरी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या हो गई? सेटिस्फाइड हो गई। इधर पैसा मिला हो या ना मिला हो, मैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या रिकॉर्ड कर लूंगी? ठीक है, पैसा मिला क्या? नहीं मिला, पर मैं अपनी बुक्स में रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लूंगी। तो कैन आई से मैं डेबिट कर दूंगी रिसीवेबल्स और क्रेडिट कर दूंगी सेल्स? यस और नो? तो मैम हम कब लाइबल होते हैं टू रिकॉर्ड द रेवेन्यू? जब हमारी क्या हो गई हो? परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाइड, जो काम हमने लिया था वो काम हमने पूरा कर दिया, देन वी आर लाइबल टू रिसीव दैट अमाउंट। एम आई क्लियर एवरीवन? इट डजंट मैटर पैसा मिला या नहीं मिला, आप फिफ्थ स्टेप में अगर आपने आपका काम कर दिया तो आप रेवेन्यू रिकॉर्ड करोगे। एम आई क्लियर? यस मैम। मैम दो तरीके से परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाइड होती है। अभी आप समझो, आप इस पूरे चैप्टर में हर एक स्टेप को बहुत डिटेल्ड में पढ़ोगे। ये पूरा चैप्टर इसी 5 स्टेप पे है। हर स्टेप पे अपन डिटेल डिस्कशन करेंगे। अच्छा कैसे निकालते हैं, ट्रांजैक्शन प्राइस कैसे निकालते हैं, उसको अलोकेट कैसे करते हैं, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कैसे, सब पढ़ेंगे। अभी मैं चैप्टर का सिर्फ ओवरव्यू दे रही हूँ। एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा, आपको सीक्वेंस टेढ़ी मेढ़ी करके दे देंगे और बोलेंगे इन 5 स्टेप्स को सीक्वेंस में जमाओ। तो हमको पता होना चाहिए, पहले कॉन्ट्रैक्ट होगा। कॉन्ट्रैक्ट जरूरी नहीं है कि रिटर्न हो, समटाइम्स ओरल भी हो देता है। ठीक है, अब जैसे आप यहाँ पे आए, आपने फीस भरी, तो क्या हमने रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया कि हम ये सर्विसेज देंगे, कि एक डिम्ड है कि आपने फीस जमा की है, टीचर पढ़ाएगी? कभी कभार ऐसा होता है कि टीचर खुद ही चली जाए, बाकी तो पढ़ाएगी। ठीक है, आज मेरे हाथ में बैट नहीं था, ये तो एक के दो के तो सर के 12 ही बजती। मैम आप मारते भी हो क्या? नहीं मारती हूँ, पर जिस हिसाब से ऐसे करोगे तो मारना पड़ेगा। चलो समझ में आई? तो मैम हम परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाइड मानेंगे तब क्या रिकॉर्ड कर देंगे? तब रेवेन्यू। क्या वो बोलता है ये पांचों स्टेप हो जाए ना उसके बाद रेवेन्यू रिकॉर्ड कर देना। क्लियर है? तब हमारी सेल्स मानेंगे। क्या उसने बोला पैसा रिसीव्ड होगा तभी रेवेन्यू रिकॉर्ड करना? नहीं, आपका काम हो जाना चाहिए। ठीक है, तो मैम जब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की बात करते हैं ना, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाइड की बात करते हैं तो वो दो तरीके से सेटिस्फाइड होती है। कैसे? ओवर द टाइम, एट पॉइंट ऑफ टाइम। देखो
आप मेरी दुकान पे आए, मैं कार वाला हूँ, ठीक है? मैंने आपको बोला मैं आपको पेंट करके दे दूँगी, ब्रेक सही करके दे दूँगी और क्लच की जगह मैंने आपको बोला मैं 1 ईयर का रिपेयर एंड मेंटेनेंस फ्री कर दूँगी 10,000 में। मतलब ये दोनों आज करके ले जाओ और 1 साल की पूरी सर्विस दूँगी पूरे साल भर, आप कभी भी आके रिपेयर या मेंटेनेंस करवा लेना, ठीक है? और उसके बदले मैंने आपसे कितना लिया? 10,000। डू यू थिंक जब मैंने पेंट कर दिया तो उस पॉइंट पे मेरी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सैटिस्फाइड हो गई? उस पॉइंट पे मैंने ब्रेक सही कर दिया तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मेरी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सैटिस्फाइड हुई। बट डू यू थिंक जब 1 ईयर के लिए मुझे पैसा आज मिल गया, वो परफॉर्मेंस ओवर दी टाइम सैटिस्फाइड होगी कितने महीने बाद? 12 महीने बाद सैटिस्फाइड होगी। तो आपको डिफरेंस समझ में आया कि एट पॉइंट ऑफ टाइम उसी समय आपकी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सैटिस्फाइड हो गई। एक ओवर दी टाइम मतलब मैंने जब 1 ईयर की रिपेयर एंड मेंटेनेंस की सर्विसेज दी तो ये परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कब सेटिस्फाइड होगी? 12 मंथ्स में। एम आई क्लियर एवरीवन? एट पॉइंट उसी समय सेटिस्फाइड हो जाना, ओवर द पीरियड मतलब जैसे नेटफ्लिक्स, नेटफ्लिक्स एट पॉइंट ऑफ टाइम दे रहा है कि ओवर द पीरियड दे रहा है? ओवर द पीरियड मतलब वो 1 साल तक सर्विस देगा तब उसकी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाइड होगी। एम आई क्लियर एवरीवन? रेवेन्यू रिकॉग्निशन की 5 स्टेप प्रोसेस है। फर्स्ट क्या होगा? आइडेंटिफाई दी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है? फिर सेकंड कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि मैं सर्विस दूंगी आप सर्विस लोगे, ठीक है? फिर क्या होगा? क्या देखेंगे हम उसमें कि हमारी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या? आइडेंटिफाई दी सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन विद इन अ कॉन्ट्रैक्ट। इज इट फिक्स कि सिर्फ 2-3 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हो सकती है? तो इट कैन बी एन नंबर ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। मैम इट कैन बी एन नंबर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। पेंट भी हो सकता है, क्लच प्लेट, ब्रेक, 1 ईयर रिपेयर एंड मेंटेनेंस, कुशनिंग, कवर, सब कुछ, कितनी भी एन नंबर। कोई फिक्स्ड है क्या कि एक दो ही होगी? नहीं। फिर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन के बाद मैं क्या डिटरमाइन करती हूँ? ट्रांजैक्शन प्राइस, कि क्या प्राइस मैं चार्ज करूंगी, और वही ट्रांजैक्शन प्राइस को मैं किसको अलोकेट करती हूँ? कि मैं 5 सर्विसेज दे रही हूँ तो जो 10,000 रुपए ले रही हूँ तो इसका कितना, इसका कितना, इसका कितना, इसका कितना, इसका कितना। एम आई क्लियर? एंड लास्ट वन मैं रिकॉग्नाइज करती हूँ रेवेन्यू जब, क्या मैंने आपको बोला कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सैटिस्फाइड कैश रिसीव्ड पे होगा? नहीं, मैंने मेरा काम कर दिया, मेरी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या हो गई? सैटिस्फाइड। आई नॉट नीड टू वरी पैसा मिला या नहीं मिला, मैं रेवेन्यू रिकॉर्ड कर दूंगी। एम आई क्लियर? पर ये पांचों स्टेप्स यू हैव टू फॉलो। डन? लेट्स टेक एग्जांपल। ऑन 1 December 2001, 1 December, ठीक है, Vede receives an order from a customer for a computer as well as 12 month of technical support। मतलब मेरे पास कोई आया, उसने बोला दो तरीके से सर्विस हो गई। एट पॉइंट ऑफ टाइम कंप्यूटर डिलीवर किए वैसे ही मेरी हो गई, और मैं उसकी 12 मंथ तक मतलब 1 साल तक टेक्निकल सर्विस दूंगी। कैन आई से ओवर दी पीरियड है? यस मैम। वाडे डिलीवर्स द कंप्यूटर्स एंड ट्रांसफर इट्स लीगल टाइटल, मैंने कंप्यूटर ट्रांसफर किया तो कैन आई से परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाइड हो गई? यस और नो? अगर कंप्यूटर डिलीवर कर दिया, लीगल टाइटल उसके पास चला गया, सब कुछ उसके पास चला गया, कैन आई से मेरी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन खत्म हो गई कंप्यूटर को लेके? है ना? टू द कस्टमर ऑन द सेम डे, मतलब जिस दिन आप आए मैंने उसी दिन आपको कंप्यूटर हैंड ओवर कर दिया। क्लियर? द कस्टमर पेड 420, कैन आई से दिस इज माई ट्रांजैक्शन प्राइस on 1 December 2001? The computer normally sells for 300 और the technical support for 210। अब मेरी बात सुनो बहुत अच्छे से, हमको समझ में आ जाएगा। चल, फर्स्ट स्टेप क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट। कैन आई से जब वो मेरी दुकान पे चढ़ा तब एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया था कि मैं कंप्यूटर डिलीवर करूंगा और वो मेरे से परचेज करेगा। यस मैम। हो गया, आपको मिल गया कॉन्ट्रैक्ट?
सेल्स एंड परचेज का। सेकंड क्या आइडेंटिफाई करते हैं? परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। कौन कौन सी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है इस पूरे में? मैम मुझे उसको कंप्यूटर डिलीवर करना एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, और मुझे 1 ईयर की उसको टेक्निकल सपोर्ट देना है। हो गया 2 सर्विसेज। और इसके अलावा कोई परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन दिख रही है क्या? नहीं। तीसरी क्या हुई? डिटरमाइन दी ट्रांजैक्शन प्राइस। कितनी दे रखी है? कैन आई से $420 इज द ट्रांजैक्शन प्राइस, क्योंकि वो मुझे 420 दे रहा है इस पूरे के लिए। डन। थर्ड क्या होगा? फोर्थ क्या होगा? अलोकेट द ट्रांजैक्शन प्राइस। इस ट्रांजैक्शन प्राइस को अब इन दोनों सर्विसेज में बांटना है क्या? कंप्यूटर और 1 ईयर टेक्निकल सपोर्ट देना है। वो बोलता है कि नॉर्मली, अब देखो, अब कभी कभी कैसा होता है, आपने कभी देखा है, आप सब्जी लेने जाते हो और उसको बोलते हो कि हम ये 4 ले लेंगे, तो आप 80 की जगह 70 रुपए लगा लेना, बोलते हो। या हम कहीं शॉपिंग पे जाते हैं, मिंत्रा या कहीं भी खरीदते हैं, तो वो बोलते हैं कि आप एक खरीदोगे तो 40% ऑफ है, 2 खरीदोगे मर्चेंडाइज तो 50% ऑफ है। देखा है? तो मैम हमको बल्क में खरीदते हैं तो कहीं ना कहीं डिस्काउंट मिलता है या नहीं? तो मैम इस 420 को हम कैसे बांटेंगे इन दोनों में? क्वेश्चन तो यार है, इसको अलोकेट कैसे करेंगे? तो वो ये बोलता है कि आप देख लो कि आप कंप्यूटर को नॉर्मली अगर कंप्यूटर ही बेचते, सिर्फ कंप्यूटर बेचते, तो आप किस प्राइस में बेचते, उस प्राइस में अलोकेट कर देना। जैसे अभी ये छोड़ो, इसका बुक का छोड़ो, मैं बोलती कि अगर मैं नॉर्मली, अभी मैं बुक वाला नहीं पढ़ा रही हूँ, ठीक है, अगर मैं नॉर्मली कंप्यूटर बेचती मार्केट में, तो मैं 400 में बेचती। अगर मैं नॉर्मली कंप्यूटर, सिर्फ कंप्यूटर ही बेचती, तो मैं 400 में बेचती। और नॉर्मली मैं किसी को अगर 1 ईयर सपोर्ट सर्विसेज देती हूँ, तो मैं अराउंड 200 में देती हूँ। वो तो इसने बल्क में खरीद लिया दोनों साथ में, इसलिए मैंने उसको 420 में बेच दिया। रेस्ट अगर मैं इंडिविजुअली बेचती, तो मैं कंप्यूटर कितने में बेचती, और 1 ईयर की अगर सर्विसेज को इंडिविजुअल लेने आता तो मैं कितने में देती? तो आपको इन दोनों का टोटल कितना, इनके प्रपोर्शन में बांट दो। कितना है टोटल? 600। कैन आई से मुझे 420 को बांटना है किस प्रपोर्शन में? 600, और 400 का इसको मिल जाएगा, और 420 का 600 इंटू 200 इसको मिल जाएगा। कैन आई से मैंने इस प्रपोर्शन में इस प्राइस को बांट दिया क्या? यस और नो? पार्थ, तो कितना आया मैम? 420 था, 600 इंटू 400 में बांटना है। कितना आया मैम? इसकी प्राइस हुई 280 और इसकी 140। कैन आई से मैंने 420 को अलोकेट कर दिया, 280 इसको मिला और 140 इसको मिला। कैन आई से? तो मैम हम किस, देखो हम, आप मेरी बात समझना, मैं हर स्टेप को बहुत डिटेल्ड में बात करूंगी कि यहाँ पे डिस्काउंट हो सकता है, कभी डिस्काउंट सिर्फ एक को ही दे रखा हो। अभी तो मैंने कॉमन डिस्काउंट मान लिया कि दोनों को मिला के डिस्काउंट दिया है। कभी हो सकता है बोले कंप्यूटर पे तो मैं देता ही नहीं डिस्काउंट, तो कंप्यूटर तो पूरा 400 मिलता और बाकी पूरा डिस्काउंट किसको मिलता? इसको मिलता। तो अभी हम पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो हमने सिर्फ इसका अगर क्रक्स देखे, तो कैन आई से मैम नॉर्मल सेलिंग प्राइस के प्रोपोर्शनेट में बढ़ता है। कैन आई से अगर मैं इंडिविजुअल कंप्यूटर बेचने जाती तो वो 400 में बिकता, और ये 200 में, तो इनका टोटल इस प्रपोर्शन में इसको बांट दिया। क्लियर? यस और नो? यस मैम। अब मैम फिफ्थ क्या बोलता है? रिकॉर्ड रेवेन्यू व्हेन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाइड। कैन आई से जैसे ही मैंने कंप्यूटर आपको डिलीवर दिया, मेरा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाइड हो गया, तो मेरी बुक्स में 280 का तो मैं रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लूंगी क्या? यस मैम। बट मैम ये जो 140 मिला है ना, उसने तो पैसा दे दिया 0 डे पे ही, कितना दे दिया? पर मैम ये जो 440 140 जो रुपए इसने दिए हैं, ये तो साल भर की सर्विस के लिए हैं। तो मैं तो इसको करूंगी 120 140 डिवाइडेड बाय 12 कर लूंगी, पर मंथ आ जाएगा, जितना मंथ इस साल में कवर होगा उतना रेवेन्यू रिकॉर्ड कर दूंगी। तो मैम मेरा फाइनेंशियल ईयर क्या है? जनवरी टू
दिसंबर। और ये आदमी कब आया था? 1 दिसंबर को। तो मैम इस दिन कैन आई से 280 का तो रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लूंगी इस वाले का। और मैम ये जो 140 है, कैन आई से रिपेयर एंड मेंटेनेंस का 140 का रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है कितने महीने में, और कितने महीने का रिकॉर्ड करूंगी? कितना आएगा? 11.6। तो अगर मैं आपसे पूछूं इस साल कितना रेवेन्यू रिकॉर्ड किया, तो कैन आई से 291.6 का रेवेन्यू रिकॉर्ड किया, हाँ या ना? सो मैम हमने क्या किया होगा, हमारे पास पैसा आया होगा कितना, 420 आया। उसमें से हमने क्रेडिट कर दी सेल्स कितने की, कर दी। और क्रेडिट क्या कर देंगे कैन आई से डेफर्ड लाइबिलिटी, डेफर्ड इनकम लाइबिलिटी, डेफर्ड इनकम खड़ी कर देंगे बैलेंस शीट में एक लाइबिलिटी की, और जितने नेक्स्ट ईयर उसको पूरी इनकम मान लेंगे क्योंकि नेक्स्ट ईयर पूरा साल खत्म हो जाएगा। यस और नो? कितने का माना मैम? 140 था और हमने इनकम मानी थी 11.6, तो मैम 128.4 नेक्स्ट ईयर में इनकम मानेंगे। यस और नो? ये आपका 11-12 का बेसिक है। ये मैंने आपको सिखा दिया कि हम टाइम प्रोपोर्शनेट में बांटते हैं पहले तो, और जब ओवर द टाइम होती है सर्विसेज तो जितने टाइम की है उतने डिवाइड करके जितना आपके इस साल में कवर हो रहा है, मतलब आपने यहाँ पे 1 दिसंबर में एंटर किए तो 1 महीने की सर्विस आपने दे दी, तो 1 महीने सर्विस जितना आप रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लोगे। एम आई क्लियर एवरीवन? ठीक है, अब हमारी बुक खोल लेते हैं। हमारी बुक में उसने क्या रेट दे रखी देखे, उसने बोला है अगर कंप्यूटर नॉर्मली बेचा जाता है तो वो कितने में बेचते हैं, तो मैम नॉर्मली कंप्यूटर 300 में बिकता है, और टेक्निकल सपोर्ट सर्विस कितने में बिकती है? सो कैन आई से इसने तो 420 ही चार्ज किया, तो मतलब सेम ही चार्ज कर रखा है, तो आपके अपने आप ही बढ़ गई क्या, 300 और 120 बढ़ गई। यस और नो? अगर मैं फिफ्थ स्टेप में बात करूं रेवेन्यू सेटिस्फेक्शन की, तो मैम 300 का तो रिकॉर्ड कर लेंगे, और कैनाई से ये 120 को डिवाइडेड बाय 12 इंटू 1 करके रेवेन्यू रिकॉर्ड कर देंगे, विच इज कॉल्ड 12, नहीं 10 सॉरी मैम, 10 रेवेन्यू रिकॉर्ड कर देंगे और 110 की डेफर्ड इनकम लाइबिलिटी यूज खड़ी कर देंगे। यहां तक हम सेटल्ड है क्या तनिष्का? देखो मैम, फर्स्ट आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट, कौन सर्विस है, कौन दे रहा है, कौन रिसीव्ड कर रहा है, क्लियर? मैम आइडेंटिफाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, सप्लाई ऑफ कंप्यूटर एंड, ठीक है। फिर थर्ड स्टेप ट्रांजैक्शन प्राइस कितनी, फिर अलोकेट द ट्रांजैक्शन प्राइस टू द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, उनकी सेलिंग प्राइस और ट्रांजैक्शन प्राइस सेम ही आ गई, तो मैम 300 की तो हम कंप्यूटर को अलोकेट करेंगे और 120 किसको अलोकेट करेंगे, टेक्निकल सपोर्ट सर्विसेज। एम आई क्लियर एवरीवन? मैम फिर रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू एंड परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, तो जिस दिन कंप्यूटर उसी दिन दे दिया था, तो कंप्यूटर जितनी सेटिस्फाइड हो गई तो कंप्यूटर का 300 रुपए वो क्या मान लेंगे, इनकम रेवेन्यू मान लेंगे। और 120 क्या पूरी रेवेन्यू है आपकी, नहीं सिर्फ 1 महीने की दी है, तो मैम देखो कंट्रोल ओवर द कंप्यूटर हैज बीन पास टू द कस्टमर, सो द फुल रेवेन्यू ऑफ 300 शुड बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन 1 दिसंबर। द टेक्निकल सपोर्ट सर्विसेज इज प्रोवाइडेड over the time, so revenue from it should be recognized over time। तो 31 दिसंबर को उसने कितने मंथ की सर्विसेज दी थी केवल, तो 1 महीने जितना रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया, बाकी का हमने टेक्निकल सपोर्ट का प्रोविजन बना लिया, मतलब एक लाइबिलिटी खड़ी कर दी। मेरी बात समझ में आई? अब बस इसी को पढ़ना है। अब पूरे चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे, अच्छा कॉन्ट्रैक्ट किसको बोलते हैं, मैम परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को कैसे आइडेंटिफाई करना है, मैम ट्रांजैक्शन प्राइस को कैसे एलोकेट करना है, बस। चैप्टर इज वेरी इजी बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज ये गलत तो हमारी पूरा पीएनएल गलत, और पीएनएल गलत तो बैलेंस शीट गलत। एम आई क्लियर एवरीवन? यस मैम। सो हमारे पास इतना टाइम तो नहीं है कि हम बहुत कुछ डिस्कशन कर ले, सो हम सिर्फ आज एक बेसिक टॉपिक, मतलब जो फर्स्ट स्टेप है उसको डिस्कस करके वाइंड अप करेंगे, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या थी,
Just give me a minute. चलो, कॉन्ट्रैक्ट। एक बात बताओ, सब्जी वाले के यहाँ से सब्जी खरीदते हो, बेच तो वो भी रही है, तो बाय और सेल तो वहां पे भी हो रहा है। तो क्या वो आपसे एग्रीमेंट करवाती है कि मैं अपने इतने रुपए की सब्जी आपको इतने में बेचूंगी, ऐसा कुछ? तो मैम, इट्स नॉट कंपल्सरी दैट कॉन्ट्रैक्ट इज ऑलवेज इन अ रिटर्न मोड। एम आई क्लियर एवरीवन? सो मैम, कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न भी हो सकता है। कार खरीदने जाते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न में होता है, प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं रिटर्न में हो रहा है, पर नॉर्मल ग्रोसरी शॉप पे जा रहे हैं रिटर्न में हो रहा है। सो मैम, इट्स कैन बी ओरल और इट्स कैन बी रिटर्न। क्लियर? क्लियर एवरीवन? सम टाइम, कैन आई से, कॉन्ट्रैक्ट्स में दो पार्टीज होती हैं, एक जो बाय कर रहा हो, एक जो सेल कर रहा होगा, और दोनों पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, और उसमें एक इनफोर्सेबल, जैसे आपने सब्जी खरीदी तो उसको सब्जी देनी है और आपको पैसा देना है। डू यू थिंक एक इनफोर्सेबल राइट्स क्रिएट हो जाता है कि देना ही लेना देना है ही सही? एम आई क्लियर? एक होती है कस्टमरी बिजनेस प्रैक्टिसेस। मैम मतलब देखो, एक बात समझो, आप मेरी शॉप पे कार खरीदने आए, हर्ष कार खरीदने आए, ठीक है, मैंने, मेरी कंपनी की एक पॉलिसी है, ठीक है, मैं वो कार आपके डोर स्टेप पे पहुंचा दी, नॉट नीड टू कम एट माय स्टोर, आप बस ऑर्डर प्लेस कर दो, वो कार आपके डोर स्टेप पे आएगी। मैंने इसकी कहीं मार्केटिंग नहीं कर रखी है कि दुकान के बाहर लिखा रखा है कि हम डोर स्टेप पे करेंगे, बट हर्ष मेरे पुराने कस्टमर है, ही नो दैट। सेम रीत को कार खरीदनी थी, रीत ने हर्ष से पूछा कहाँ से लूं, उसने बोला वहां से खरीद ले, ऑर्डर प्लेस कर दे, कार आ जाएगी। क्या मैंने रीत को अपनी माउथ पब्लिसिटी करी? नहीं। बट कैन आई से, रीत को अपने आप ही पता चल गया कि ये तो डोर स्टेप पे ही कार आएगी, सिर्फ ऑर्डर प्लेस किया, कार घर पे आ गई। सेम, ऐसे ऐसे लोगों को सबको पता है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट था कि मैं ये सर्विस दूंगी, क्या मैंने इसको बताया, मैंने कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन किया? नहीं। ये परफॉर्मेंस जो ऑब्लिगेशन है जो मैं पे कर रही हूँ, क्या मैंने किसी को पर्सनली जाके बताया? बट डू यू थिंक इट डिम्ड हो गई कि मैं करती हूँ, ये मेरी प्रैक्टिस है? तो सम टाइम बाय कॉन्ट्रैक्ट मेरी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होती है कि मैं ये करूंगी, और कुछ मेरे बिजनेसेस की प्रैक्टिसेस की वजह से फिक्स होता है कि ये तो ये करेगी ही सही। एम आई क्लियर एवरीवन? जिसको बोला जाता है कस्टमरी बिजनेसेस प्रैक्टिसेस। मतलब वहां कहीं कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन नहीं होती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट में है, बट डिम्ड है, मेरी कंपनी करती ही आई है ऐसा। क्लियर एवरीवन? यस मैम। सो मैम, हमको कैसे पता चलेगा देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट? तो वो बोलता है कि उसने कुछ क्वालिटीज बता दी कि अगर आपको ये कोई कॉन्ट्रैक्ट में ये सारी चीजें हैं तो आप बोलोगे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। और उसको बोला जाता है क्रिस्प। As I told you, you not need to memorize each and every line, but you need to retain उनका important words। तो वो वर्ड्स कैसे याद रहेगा? जब हम ऐसे छोटे छोटे से वर्ड्स बना के याद कर ले, ठीक है। सो मैम, कब बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट है? जब किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स मीट हो जाए? क्रिस्प, ठीक है। मैम, सी स्टैंड फॉर both the parties committed and approved the contract। मतलब आप सब्जी वाले के पास गए तो वो कमिटेड, या कार वाले के पास गए तो दे आर कमिटेड, एंड बोथ पार्टी अप्रूव्ड कि हाँ मैं आपसे कार लूंगा, आपको मुझे कार देना है। बोथ द पार्टीज एक्सेप्ट ए परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। जैसे रीत मेरे यहाँ से कार खरीदने आई तो मेरा कमिटमेंट है कि मैं कार दूंगी, और उनका कमिटमेंट है वो मुझे पैसा देंगी। तो उनकी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है टू पे दी अमाउंट, मेरी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है टू डिलीवर द कार। एम आई क्लियर? So both the parties are committed and accept the contract। क्लियर? बाय और सेल का कॉन्ट्रैक्ट क्लियर हो? सेकेंड, आर स्टैंड फॉर राइट्स ऑफ द पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट में क्लियर हो। मतलब रीत को पता है कि रीत को कार मिलेगी, और मुझे पता है मुझे पैसा मिलेगा, हम दोनों को हमारे राइट्स क्लियर हैं, राइट्स ऑफ द पार्टी क्लियर होना चाहिए किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में। क्लियर?
Identify the पेमेंट टर्म। इट मीन्स दैट उस कॉन्ट्रैक्ट में कहीं ना कहीं ओरल भी हो पर कहीं ना कहीं मैं पता तो होगा कि मुझे कैश में पेमेंट मिलेगा, ऑनलाइन मिलेगा, कार्ड से मिलेगा, गूगल पे से मिलेगा, क्रेडिट पे जाएगा। मतलब पेमेंट टर्म्स क्लियर होने चाहिए कि मुझे पेमेंट कैसे मिलना है। क्लियर है? एड्स कमर्शियल सब्सटेंस। ये जो भी कॉन्ट्रैक्ट, जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, ये मेरा बिजनेस का ट्रांजैक्शन होना चाहिए। मालूम पड़ रहा है मैं किसी ट्रांजैक्शन में एंटर कर रही हूँ जो एक लैंड है, मेरा बिजनेस नहीं है लैंड खरीदना बेचना, तो क्या वो मेरे लिए रेवेन्यू का पार्ट है? अरे जो मेरा नॉर्मल बिजनेस ही नहीं है तो वो तो मेरा कभी रेवेन्यू बन ही नहीं सकता। वो मेरी इनकम हो सकती है पर मेरा रेवेन्यू नहीं बन सकता। आपको पता है ना रेवेन्यू। अच्छा मैंने ये चीज एक्सप्लेन ही नहीं की, रुक जाओ, इसको एक बार समझ लो फिर बताती हूँ कि रेवेन्यू क्या है। ठीक है, कमर्शियल सब्सटेंस होना चाहिए मतलब वो मेरे नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन का पार्ट होना चाहिए। मेरा बिजनेस अगर मैगी का पैकेट बेचना और खरीदना है तो मैगी बेचना खरीदना ही मेरे बिजनेस का ट्रांजैक्शन होगा। रेस्ट लैंड बेची, प्रॉपर्टी बेची, वो मेरा कभी भी रेवेन्यू नहीं कहलाएगा। एम आई क्लियर? यस मैम। आज ऐसा नहीं लग रहा कि 4-5 घंटे से क्लास चल रही है, अंधेरा होता जा रहा है। पी, पी इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, आप ओवरऑल जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो आप किस लिए पढ़ रहे हो? अपनी इनकम को रिकॉर्ड करने के लिए, अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड करने के लिए। आपने पूरी सर्विस दे दी और सामने वाला बोले तू पैसे लेके दिखा, तू पैसे लेके तो दिखा मुझसे, मैं दूंगा ही नहीं। आप अल्टीमेटली क्या चाह रहे हो? रेवेन्यू रिकॉर्ड करना। रेवेन्यू इज योर इनकम। सामने वाला बोल देगा मैं तो दूंगा ही नहीं, तू लेके दिखा दे, तो रेवेन्यू रिकॉर्ड करोगे क्या? क्यों रिकॉर्ड करेंगे मैम? बेड डेप्थ मानेंगे, पैसा ही नहीं आना है, वो रेवेन्यू है ही नहीं, नुकसान है मेरा, फ्री सर्विस। समझ में आ रही है? तो मैम क्या प्रोबेबल होना चाहिए? दैट यू गोइंग टू रिसीव दैट अमाउंट, रिसीव द ट्रांजैक्शन प्राइस, आपको पैसा मिले। प्रोबेबल मतलब जहां भी वर्ड प्रोबेबल यूज करूंगी मतलब मोर देन 50% चांसेस होनी चाहिए दैट यू आर गोइंग टू रिसीव दैट अमाउंट। अगर उसमें 0% चांसेस है दैट यू गोइंग टू रिसीव द अमाउंट, इट्स नॉट योर रेवेन्यू, इट्स बेड डेब्ट, इट्स नुकसान। एम आई क्लियर एवरीवन? तो आप उसको कभी भी अपना रेवेन्यू नहीं मानोगे। एम आई क्लियर? सो जब ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दिखेंगे तब आप बोलोगे कॉन्ट्रैक्ट है। एम आई क्लियर? थोड़ा सा पीछे आ जाओ, मेरे को एक चीज समझानी थी जो जनरली मैं समझाती हूँ, मैं पता नहीं क्यों भूल गई। आप मुझे बताओ रेवेन्यू क्या है पहले तो, क्योंकि जो पढ़ रहे हैं वही नहीं पता होगा तो कैसे काम चलेगा। व्हाट डू यू मीन बाय रेवेन्यू? सेल्स, लैंड की सेल्स, बिल्डिंग की सेल्स, फैन की सेल्स, बिजनेस में जो सेल हुई तो मैं तो बिजनेस में ही, मेरे पास लैंड थी एक बिजनेस। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, वेरी गुड मैम। कैन आई से रेवेन्यू इज माई इनकम? मेरी इनकम है, पर मैम इनकम तो बहुत ब्रॉडर टर्म है। ब्रॉडर मतलब कैसे? इनकम इंक्लूड्स इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, रेंटल्स इनकम्स, इन्वेस्टमेंट इनकम्स। तो मैम रेवेन्यू तो उस इनकम का एक छोटा सा पार्ट है। क्लियर? तो रेवेन्यू इज इनकम बट नॉट एक्चुअल इनकम, मतलब इनकम तो बहुत ब्रॉडर टर्म है। सो मैम रेवेन्यू वो होता है जो मेरा नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन है। नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन मतलब मेरा मेन बिजनेस जो है, मतलब सपोज ये इंस्टीट्यूट का मेन सर्विसेज है बच्चों को पढ़ाना और बच्चों को देना, ठीक है। बट उन्होंने कहीं इनके नाम पे एक प्लॉट था वो बेच दिया कर दिया, पर उनका मेन बिजनेस ऑपरेशन कौन सा है? ये। तो यहां से जनरेट होने वाली सारी इनकम वो क्या कहलाएगी? रेवेन्यू। उस लैंड से जनरेट होने वाली इनकम, प्रॉफिट और गेन्स, वो प्रॉफिट और गेन्स कहलाएंगे, ना कि इनकम। एम आई क्लियर एवरीवन? और ना ही वो रेवेन्यू। तो हम उस रेवेन्यू है, उस इनकम, उस पार्ट ऑफ द इनकम की बात कर रहे हैं जो हमारे नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन से जनरेट होती है। एम आई क्लियर एवरीवन? इसमें और किसी भी इनकम के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हमारा मेन बिजनेस क्या है उससे जनरेट होने वाली इनकम। एम आई क्लियर?
डन। और वी आर डन विद स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 बोलता है कॉन्ट्रैक्ट। तो कब बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट हो? जब क्रिस्प के कैरेक्टरिस्टिक्स मीट हो, मतलब बोथ दी पार्टी सी स्टैंड फॉर कमिटेड और अप्रूव्ड कर दिया हो कॉन्ट्रैक्ट। उस कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी के राइट्स क्लियर हो, हु इज द रिसीवर, हु इज द गिवर, पेमेंट किसको करना है। मैम पेमेंट टर्म्स भी क्लियर हो, ऑनलाइन मिल रहा है, क्रेडिट में मिल रहा है, कैश में मिल रहा है। एम आई क्लियर? मैम फोर्थ, कमर्शियल सब्सटेंस होना चाहिए, बिजनेस का ट्रांजैक्शन होना चाहिए। और लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रोबेबल होना चाहिए दैट यू रिसीव दैट ट्रांजैक्शन प्राइस। मतलब जो आप परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन के अगेंस्ट में रिसीव्ड करना चाहते हो वो आपको रिसीव्ड हो, जिसके लिए आप लाइबल हो टू रिसीव्ड। क्लियर एवरीवन? फर्स्ट स्टेप क्या होती है? Identify the contract. An agreement between two or more parties that create a enforceable rights and obligation. एक के लिए right होगा to receive cash, एक के लिए obligation होगा to pay the cash. Am I clear? Contract can be in a writing, oral or through other customary businesses practices. क्या मैंने बताया था कि मैं आपके 2 स्टेप पे अपनी कार डिलीवर करूंगी? नहीं, पर वो डिम्ड प्रैक्टिसेस है तो अपने आप क्रिएट हो गया कि ये तो करेगी ही सही। क्लियर है? एंटिटी कैन ओनली रेवेन्यू इफ कॉन्ट्रैक्ट्स मीट द फॉलोइंग क्राइटेरिया। ठीक है, क्या होना चाहिए? बोथ दी पार्टीज कमिटेड एंड अप्रूव दी कॉन्ट्रैक्ट। देखो अब ये तो बहुत थ्योरेटिकल लिख रखा है, हमको तो क्रक्स क्रक्स आना चाहिए। तो मैम किसके क्राइटेरियाज मीट होना चाहिए? क्रिस्प के। सी स्टैंड फॉर कमिटेड एंड अप्रूव दी कॉन्ट्रैक्ट। सेकेंड क्या होना चाहिए? आइडेंटिफाई दी, राटी के पार्ट्स क्लियर होने चाहिए। आई स्टैंड फॉर, मैम पेमेंट टर्म्स क्लियर होना चाहिए, ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, कैश पेमेंट कर रहे हैं। मैम एच स्टैंड फॉर क्या होना चाहिए? कमर्शियल सब्सटेंट होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, प्रोबेबल होना चाहिए कि कलेक्ट द कंसिडरेशन टू विच एंटिटी इन एक्सचेंज फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांसफर टू द कस्टमर। अगर नहीं होता है तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होगा। मतलब आपको क्या बोला, रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करोगे? जब आपकी ये 5 स्टेप्स पूरी हो। ठीक है, वो बोल रहा है कॉन्ट्रैक्ट ही तभी माना जाएगा जब पैसा रिसीव होगा। और अगर पैसा रिसीव नहीं हो रहा होगा तो पहली स्टेप नहीं हुई तो रेवेन्यू रिकॉर्ड करोगे क्या? नहीं। रीड दिस क्वेश्चन एंड टेल मी द आंसर। यहीं तक पढ़, रुको। चलो पढ़ ही लो, पूरा पढ़ लो, मुझे बताओ कि आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। आपके पास लिंक नहीं है? ओके, अच्छा आप लोग ग्रुप में नहीं हो ना? मैं उनको बोल के देती हूँ आपको लिंक। मैं रीड करती हूँ, सुनना। Mono company has year ended 31st March 2006. On 1st January 2006, Mono company signed a contract with a customer to supply them with an assets on 31st March 2006. मतलब 1st जनवरी को हम एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किए कि मैं आपको 31st मार्च 2006 तक क्या दूंगी? एक एसेट सप्लाई करूंगी इन रिटर्न फॉर पेमेंट ऑफ 3,60,000 ऑन 30 सितंबर 2006। मतलब वो इंस्टेंटली पेमेंट नहीं कर रहा है, वो बोल रहा है मैं आपको 30 सितंबर तक पेमेंट करूंगा। क्लियर है? कंट्रोल ऑफ द एसेट्स पास टू द कस्टमर ऑन 31st मार्च। मैंने 31st मार्च को गुड्स बेच दिए, मतलब गुड्स भेज दिए होंगे तभी तो कंट्रोल ट्रांसफर हुआ सारा। यस और नो? By 31st March 2006, उस दिन, as a result of change in economic climate, Monaco company did not believe that it would be probably be paid the 3,60,000। उस कंपनी को बिलीव हो गया कि सामने वाला पैसा नहीं देगा, कुछ भी नुकसान हुआ होगा जो इस भी रीजन से सामने वाला पैसा नहीं देगा। कभी कभी डिसाइड हो गया? 31st मार्च को ही। अब वो पूछ रहा है क्या 31st मार्च को आप रेवेन्यू रिकॉर्ड करोगे? नो। क्यों? बिकॉज मैम हमारा स्टेप नंबर 1 बोलता है प्रोबेबल होना चाहिए दैट यू गोइंग टू रिसीव दैट अमाउंट। मैम हियर इन दैट केस इट्स प्रोबेबल दैट वी आर नॉट गोइंग टू रिसीव दैट। सो इफ वी आर नॉट गोइंग टू रिसीव दैट, वी आर नॉट गोइंग टू रिकॉर्ड द revenue. Am I clear everyone? Therefore the contract cannot be accounted for, no revenue should be recognized. Am I clear everyone? So मैम स्टेप नंबर 1 से ही बाहर हो गया तो स्टेप नंबर 5 तक जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे। रेवेन्यू तो कब रिकॉर्ड होता है? जब स्टेप नंबर 5 फुलफिल हो जाए। मतलब ये पांचों स्टेप होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि सीधे 5 पे पहुंच गए। तो पहली स्टेप पे ही बाहर हो गया तो कैसे रिकॉर्ड करेंगे? एम आई क्लियर? सो वी आर डन विद स्टेप नंबर 1। कल हम स्टेप नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज का समझ में आया सबको? कल IFRS 5 वापस पढ़ के आना।
और कल का क्वेश्चन इजी नहीं होगा। तो जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, जितने एग्जाम किट सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आज तो अपन ने कुछ पढ़ा ही नहीं, तो आज तुम्हारे पास घर जाके कुछ पढ़ने का है नहीं इतना कुछ, ये तो क्या ही पढ़ोगे जाके, 5 मिनट का भी काम नहीं है इसको पढ़ना। तो वापस IFRS 5 पढ़ के आना, और कल भी नहीं आया तो कल छुट्टी मार लेना, सबसे बेस्ट सॉल्यूशन। टीचर को भी बुरा नहीं लगेगा, आपको भी बुरा नहीं लगेगा, और मुझे भी बुरा नहीं लगेगा। एम आई क्लियर एवरीवन? यस और नो? आज तो कोई हाँ भी नहीं बोलेगा, मैम हम तो कल आई नहीं, छुट्टी पे है। हाँ या ना? धीरज, नहीं आऊंगा कल? आऊंगा। गाइस, थोड़ा सा एफर्ट्स करना है, बस थोड़ा सा। अब थोड़ा भी कर लेते ना, मेरे को ये था कि आप कॉस्ट मॉडल तो कर ही लोगे, रीवैल्यूएशन चलो थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है तो वो नहीं कर पाते, पर कॉस्ट तो करते, क्योंकि हमने इसके 2-3 टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए। मैंने करवाए या नहीं करवाए? हाँ या ना? सो करके आओगे कल IFRS 5 के? मैम टेस्ट वेस्ट लेने दो, अब तो आप तो सिर्फ पढ़ाओ। आप जैसा बोलोगे, टेस्ट देना है या नहीं देना है। पता है, टेस्ट से ये पता चलता है कि मैम हम 0 पे हैं, और अगर FR क्लियर करना है तो एफर्ट्स करके ऊपर आना पड़ेगा, नहीं तो देखो मैं ध्यान दे रही हूँ, नहीं मना करोगे नहीं पूछूंगी, मेरा ही टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, मेरे को तो पढ़ाने में वैसे ही मजा आता है। तो मेरे को अपने एंटरटेनमेंट के लिए कि वाह आधा घंटा आप नहीं पढ़ोगे तो मैं अपना, मेरे को तो अच्छा है, मेरे को पढ़ाना कम पड़ेगा। मेरे को तो आप समझ लो, जो मेरा कमिटमेंट 31 अगस्त को खत्म हो सकता है, वो मैं सितंबर तक लेके जा रही हूँ बेमतलब का। एम आई क्लियर एवरीवन? तो अब रोज एक IFRS मिलेगा, रोज क्वेश्चंस पढ़ के आओगे, और रोज मैं पूछूंगी। ये तब तक चलेगा जब तक मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं आ जाएगा कि आप लोग खुद से पढ़ रहे हो। 11th 12th में नहीं है मैम, हमको नहीं पढ़ना है। और मैं आपको एक चीज का और राइट देती हूँ, जिसको ऐसा लगे ना कि मैम आप, मेरे को तो कोई मतलब नहीं, हमारे हिसाब से पढ़ लेंगे, आप हमको क्वेश्चन मत दो। आप पब्लिकली तो देखो नहीं बोल पाओगे ये चीज, आई एग्री। सबके सामने तो कैसे ही बोलोगे ना। तो आप मुझे पर्सनली मैसेज करके बहुत प्यार से बोल देना कि मैम मेरे को नहीं पढ़ना है, मतलब मैं जैसा कर रहा हूँ मुझे वैसा ही चलना है। आई प्रॉमिस यू, आई स्वेयर, ना आपका नाम क्लास में लिया जाएगा, और ना मैं आपको वापस बोलूंगी कि आप क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया, मेरे को वो भी चलेगा। बस मुझे बता दो कि मैम हमसे मत पूछो, ठीक है? कैन वी वाइंड अप अ सेशन फॉर अ डे? हाँ या ना तो बोलना ही पड़ेगा। यस मैम, आज तो वैसे हम बहुत हो चुके हैं, चलो बाय बाय। रुक जाओ, बाहर हो गए क्या मीटिंग से? हाँ तो बैठे रहो। रीड, इफ यू वांट टू गो यू कैन, मतलब आप लोगों को भी जाना हो तो यू कैन फॉलो क्वेश्चन। देखो, IFRS 5 बोलता है क्लियर, हाँ आप लोगों को इफ यू वांट टू गो यू कैन, ठीक है? IFRS 5 बोलता है कि हम एसेट जिस दिन हम ट्रांसफर करते हैं, हम एसेट्स को ओवर वैल्यूड नहीं करते हैं। तो हम आई डू यू थिंक आज वो IAS 16 में पहले थी, अब उसको आप ट्रांसफर कर रहे हो IFRS 5 में, तो डू यू थिंक आप जब ट्रांसफर करो तो उसको किसी ना किसी वैल्यू पे ट्रांसफर करना पड़ेगा, ठीक है? तो वो बोलता है आप किस वैल्यू पे ट्रांसफर करोगे, आप ट्रांसफर करोगे कॉस्ट, मतलब सॉरी, कैरिंग अमाउंट, कुछ एक कैरिंग वैल्यू आ रही होगी उस दिन की, या फिर आप रिकवरेबल वैल्यू, अब रिकवरेबल वैल्यू या तो यूज करके या तो सेल करके, यूज करने का इंटेंशन है क्या? तो सेल करने का ही है, तो मैम किससे कंपेयर करेंगे? ठीक है, विच एवर इज लोअर, क्यों? बिकॉज मैम हमको कैरिंग वैल्यू से बढ़ा के नहीं लिखना है, अगर कैरिंग वैल्यू ज्यादा है हमारी बुक्स में और उसको बेच के कम आ रहा है तो उसको सही करना है, बाकी हमको कोई एसेट्स को ओवर वैल्यूड नहीं करना है। क्लियर है? यस मैम। अब हुआ क्या, कॉस्ट मॉडल की बात हुई, तो कॉस्ट मॉडल कहना इससे इस दिन की कैरिंग वैल्यू निकालने के लिए यू हैव टू चार्ज डेप्रीसिएशन। यस मैम। सो मैम हमारी कैरिंग वैल्यू कितनी थी? मैम 1 लाख का एसेट्स था, डिवाइडेड बाय 5 उसकी लाइफ थी, और डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय
4 मैम 666.7 का डेप्रिसिएशन लगना था माइनस 1,00,000 मेरा एसेट्स का वैल्यू आया कैरिंग वैल्यू 93,333 डू यू थिंक मेरी बैलेंस शीट में एसेट्स इस वैल्यू पे आ रही होगी? यस मैम। और मैम लास्ट में हमको इसको अब हमको ट्रांसफर करना है तो किससे कंपेयर करना पड़ेगा? कितना दे रखा है मैम? 90,000 का फेयर वैल्यू है और कॉस्ट टू सेल इज 5,000, तो कैन आई से 85,000। तो आप जब उसको ट्रांसफर करोगे तो किस वैल्यू पे ट्रांसफर करोगे? 85,000। अब एक बात सोचो, एक एसेट जो आपकी बुक्स में 9333 की रिकॉर्डेड है, उसको जब आप 85 पे लाओगे, डू यू थिंक आप एसेट्स का वैल्यू कम कर रहे हो? आप 9333 की एसेट्स को किस पे ला रहे हो? 85 पे। सो मैम डेबिट साइड कम कर रहे हो कितने से? 8333 से। आपको लॉस वाली फीलिंग आ रही है क्या? आ रही है। और ये लॉस कहाँ जाएगा? एसओपीएल में। कैन आई से एक एसेट जो आईएएस 16 से हटी तो मैं क्रेडिट करूंगी एक एसेट जो किससे हटी? आईएएस 16 से। कितने की? 9333 की, है ना? और मैम डेबिट हुई किसमें? आईएफआरएस 5 में हुई क्या? कितने से हुई? और लॉस कितने का हुआ? मैम डेबिट करेंगे, लॉस कहां पे जाएगा? एसओपीएल में। कितना? 8333 का। आई बात समझ में? लॉस आया 8333 का। तो मैम अगर हम पीएनएल की बात करें तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में डेप्रीसिएशन गया 666 का, ठीक है? और मैम लॉस गया कितने का? 8333 का। आई बात समझ में? और अगर मैम एसओएफपी की बात करेंगे, ठीक है, तो एसओएफपी में करंट एसेट्स के अंदर, क्योंकि अब ये तो विद इन 1 ईयर बेचने का इंटेंशन है, करंट एसेट्स में एसेट्स की वैल्यू चली जाएगी 85,000। क्लियर है कि यहां के बाद से डेप्रीसिएशन लगेगा क्या? नहीं लगेगा। क्यों मैम? डेप्रीसिएशन लगता ही नहीं है। यहां तक सेटल्ड है? यस और नो महक? ठीक है मैम। अब नई कहानी थी। कौन सा मॉडल बोला? मैम यहाँ पे कौन सा मॉडल है? रीवैल्यूएशन मॉडल। हमारा आईएफआरएस 5 बोलता है अगर उस एसेट्स का पुराना मॉडल रीवैल्यूएशन है तो जिस दिन आप उसको ट्रांसफर करोगे, जिस दिन भी यहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हो फर्स्ट में को, बिफोर ट्रांसफर आप उसको किस पे रीवैल्यू करोगे? फेयर वैल्यू पे रीवैल्यू करेंगे। यस मैम। तो मैम अगर मैं फर्स्ट में की बात करूं तो मेरी कैरिंग वैल्यू कितनी आई? कितनी आई थी? 9333 ये वैल्यू थी, ठीक है? और मैम कौन सा मॉडल है? रीवैल्यूएशन है। तो रीवैल्यूएशन मॉडल क्या बोलता है? पहले ट्रांसफर करने से पहले किस पे रीवैल्यू करना पड़ेगा? फेयर वैल्यू पे। तो मेरी फेयर वैल्यू कितनी दे रखी है? तो कितने का लॉस हुआ? एसेट्स 9333 की थी, आप 90 पे ला रहे हो तो कितने से कम कर रहे हो? 333 का लॉस हुआ। ये लॉस कहाँ जाएगा? एसओपीएल। पर यहाँ पे अगर गेन होता तो ओसीआई। क्यों? बिकॉज इसका पुराना जो ये वाला है वो कौन सा आईएएस? आईएएस 16 है ना, तो आईएएस 16 के हिसाब से जाएगा। तो मैम गेन हुआ तो ओसीआई, लॉस हुआ तो। अब एसेट्स की वैल्यू इस दिन आपके हिसाब से कैरिंग वैल्यू कितनी हो गई? 90। कितनी हुई? क्योंकि मैम हमने उसको रीवैल्यू कर लिया फेयर वैल्यू पे, पर अब हमारी बुक्स में एसेट्स की वैल्यू कितनी हो गई? 90,000 की। तो मैम यहाँ पे कैरिंग वैल्यू कितनी आई? अब जब आईएफआरएस 5 में कंपेयर कर रहे हैं और इसको कंपेयर किससे करेंगे? कितना था? 85,000। कितने पे लाओगे? 85 पे। तो लॉस दिख रहा है 5,000 का, और ये 5,000 का लॉस कहाँ जाएगा? एसओपीएल में। बात समझ में आई? तो अगर मैं इसका बनाती तो मैम डेप्रीसिएशन जाता कितने का? 666.7 का, ठीक है? मैम पहले फिर रीवैल्यूएशन लॉस जाता कितने का? 333 का। और मैम फिर जाता ट्रांसफर करने का लॉस कितने का? 5,000। सो कैन आई से मैम जब भी रिवैल्यूएशन मॉडल होता है हमारी एसेट्स की कैरिंग वैल्यू इज इक्वल टू इट्स फेयर वैल्यू। कैन आई से ये कैरिंग वैल्यू 90,000 की, उसकी फेयर वैल्यू बन गई क्या? वो हमारी
सॉरी, जो कैरिंग वैल्यू है वो फेयर वैल्यू के बराबर हो जाती है क्या इन केस ऑफ रीवैल्यूएशन मॉडल? बात समझ में आई क्या? दिस इज हाउ वी अकाउंट फॉर IFRS 5. एम आई क्लियर एवरीवन? कुछ डाउट? अब कोई डाउट है? अब धीरज, आपको डाउट है क्या मैम के ये लॉस केवल सिर्फ रिवैल्यूएशन में जाता है कि नहीं? आप मुझे बताओ, डू यू वांट मी टू इनकॉर्पोरेट यहाँ पे दोनों टाइप के एग्जांपल्स इनकॉर्पोरेट करूँ क्या? कि मैंने देखो, एक तो कॉमन एग्जांपल था इसलिए मैंने वो इनकॉर्पोरेट नहीं किया, मैंने इसमें रिवैल्यूएशन वाला एग्जांपल इनकॉर्पोरेट किया है। सो डू यू वांट मी क्या बेसिक वाला भी इनकॉर्पोरेट करूँ? मैंने यहाँ पे क्लियरली बोला है, आपकी जब आपको क्लासिफिकेशन के क्राइटेरियाज मीट हो जाएंगे तब आप उसको किस पे मेजर करोगे? कैरिंग अमाउंट एक बुक में वैल्यू आ रही होगी और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल्स विच एवर इज लोअर। क्लियर है? जब फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल्स कैरिंग अमाउंट से ज्यादा होगा, जब कैरिंग वैल्यू फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल से कम होगी तो कुछ करने की जरूरत नहीं, बिकॉज मैम हमको तो विच एवर इज लोअर पे रिकॉर्ड करना तो सेम वैल्यू पे ट्रांसफर हो जाएगा। बट जब कैरिंग अमाउंट ज्यादा होगी सो हमको विच एवर इज लोअर पे रिकॉर्ड करना है, तो हमारी बुक्स में क्या बुक होगा? लॉस। और वो कहाँ जाएगा? क्यों? बिकॉज वो IFRS 5 के हिसाब से लॉस जा रहा है। और यहाँ पहले करेंगे तो रिवैल्यूएशन करते हैं, तो मैम अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हुई तो गेन एंड लॉस दोनों P&L में जाता है, और IAS 16 हुआ तो गेन OCI में जाता है, लॉस। क्योंकि आपको उसने ये थोड़ी बोला IFRS 5 में सिर्फ IAS 16 से ही ट्रांसफर होगा। कोई बिल्डिंग थी जो आप रेंटल्स के लिए होल्ड करके रखे थे, IAS 40 था, बट अब उसको बेचना चाह रहे हो तो वो भी तो ट्रांसफर होगा ना IFRS 5 में। एम आई क्लियर एवरीवन? तो मैम इधर रिवैल्यूएशन मॉडल है, अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होता तो कौन सा मॉडल होता? फेयर वैल्यू मॉडल। एम आई क्लियर एवरीवन? अब आप क्या एक बार इसकी प्रैक्टिस कर लोगे? कल मैं शायद नहीं भी पूछूं, पर खुद के लिए, खुद के कॉन्फिडेंस के लिए इस चीज को पढ़ लोगे? क्लियर? ओके।